हेलो एवरीवन। तो मैं अभिषेक परमार ऑनलाइन फिजिक्स की क्लासेस में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपने रिवाइज कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके, तो बिना देर की हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास में मैं आपको कुछ बताना भूल गया था, उसको पहले क्लियर कर दूं आपको। तो सबसे पहले देखिए, चार्ज की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको। इसकी एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इट इज अ कंप्लीट नॉन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। आवेश एक अदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, एक स्टूडेंट ने भी मुझसे एक सवाल पूछा था आज कि चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होता है क्या वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को उस बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम चार्ज की यूनिट के बारे में बात कर लें तो चार्ज की 3 यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और एक होता है आपका EMU, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो जो यूनिट है चार्ज की, एसआई यूनिट, वो होती है कूलम, जो कि कूलम साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखी गई है। सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टेट कूलम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है इसकी एब कूलम। ओके, अब आपका जो कूलम है उसको अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, स्टेट कूलम को हम ST और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और एब कूलम को AB और कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये चार्ज की 3 यूनिट हो गई, कूलम, स्टेट कूलम और एब कूलम। अगर हम इन तीनों का आपस में रिलेशन देखें तो 1 एब कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 स्टेट कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 स्टेट कूलम। और अगर हम एब कूलम और कूलम का रिलेशन देखते हैं तो 1 एब कूलम इज इक्वल टू होता है 10 कूलम्स। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये 3 यूनिट होती हैं, तीनों का आपस में क्या रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये फंसा देता है। ओके, तो चलिए, तो ये पिछली क्लास की कुछ बातें थी जो हम डिस्कस कर लिए। अब हम जहां पर पिछली क्लास को छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, और हमने पिछली क्लास में कूलम का जो इनवर्स स्क्वायर रूल है वो हमने देखा था फॉर द चार्जेस एंड फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो चलिए, तो हमने फ्रॉम जो ये कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ, हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज गिवन बाय K Q1 Q2 upon d square. Okay, in this formula Q1 and Q2 are the magnitude of the charges and d is the distance between them. Okay, and the K was the proportionality constant that we have used in our last class. Okay, so now यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है इस K से। तो जैसा कि हमको पता है कि ये जो K है is a constant, K एक constant है, और ये जो कांस्टेंट होता है K कूलम के फॉर्मूले में, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, तो ये जो K है इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। ओके, इस K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। अभी यूनिट के बारे में बात करेंगे, पहले आप इस K की वैल्यू देख लीजिए। अब इस K की वैल्यू में बाकी सब तो हमारे लिए फैमिलियर है, 4 और पाई, बस एक आपको नया मिल रहा है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है, इसको अपन कहते हैं एप्सिलॉन 0, और इसको ये क्या है ये इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम। देखिए, ज्यादातर जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो एयर और वैक्यूम में ही ली जाती हैं, बिकॉज एयर एंड वैक्यूम इज द ओनली यूनिवर्सल मीडियम, या पूरे यूनिवर्स में एयर और वैक्यूम ही है जो हर जगह है, इसलिए हम लोग इसी में सबसे ज्यादा वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ओके,
तो यहां पर इसका क्या मतलब होता है इस एप्सिलॉन नॉट का, तो देखिए ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। मतलब अगर हम दो चार्जेस को एयर और वैक्यूम में एक दूसरे के पास प्लेस कर देते हैं तो ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसको आप ऐसे समझिए कि मानो आपको दौड़ने के लिए बोला जाए और आपके पास तीन मीडियम है, एयर, वाटर और सैंड। तो आप सबसे ज्यादा तेज कहां चल पाएंगे? एयर में, उसके बाद सैंड में, और सबसे कम कहां पे दौड़ पाएंगे आप? वाटर में। कारण है रेजिस्टेंस। जो एयर होगा वो सबसे कम रेजिस्टेंस अलाउ करेगा व्हेन वी रन। मतलब सबसे ज्यादा हमारी स्पीड किस पे होगी? एयर में होगी। और सबसे कम हमारी स्पीड किस पे होगी? वाटर में होगी, क्योंकि वाटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो हम कितना तेज दौड़ सकते हैं ये हमसे ज्यादा उस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम में दौड़ने वाले हैं, मतलब कहां दौड़ने वाले हैं। ठीक वैसे ही अगर हम दो चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रखें तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस मीडियम में रखे गए हैं। तो एयर और वैक्यूम वो मीडियम होते हैं जो सबसे ज्यादा अलाउ करते हैं चार्जेस को टू पुट फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, तो यहां पर जो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो ये उस अलाउंस को बता रहा है कि एयर और वैक्यूम जो है दोनों चार्ज को कितना अलाउ करेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सके। इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, हिंदी में कहते हैं इसको विद्युतशीलता। और ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है ये अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग होती है, और सबसे ज्यादा सबसे अच्छी किसकी होती है? एयर और वैक्यूम की। और ये जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो इस एप्सिलॉन नॉट की यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू एयर और वैक्यूम में होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, इसकी भी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस के, ये के कांस्टेंट है और इसकी ही वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले को हम पूरा एक्सपेंड करके लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, तो अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई f Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। तो उस हिसाब से अब अगर हम इसका यूनिट देखते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा, देखिए ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है तो डिजिट्स है, तो f का होता है न्यूटन, चार्ज यहाँ पर दो है, एक चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, तो पूरी ओवरऑल यूनिट हो जाएगी आपकी कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम इस k की यूनिट फाइंड करते हैं तो k की यूनिट आपको यहां से मिल जाएगी, तो यहां से आपको हो जाएगा k इज इक्वल टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2। तो उस हिसाब से इसका यूनिट हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो यहां से इस k की यूनिट आपको मिल गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमको एक नई चीज मिली, क्या है? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी इसको कहते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट होती है एयर और वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, हिंदी में विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है इतनी, जो आपको अब याद रखनी है। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत परेशान करेगा, इसलिए आप इसको याद कर लें। ठीक है, चलिए, तो ये था के कांस्टेंट के बारे में हमने बात किया, मिटा दें इसको। ओके, चलिए, तो अब हमको आगे बढ़ना है। तो कूलम का लॉ हमने देखा, कूलम के लॉ के बाद अब हम कूलम के लॉ के लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो अगला है आपका लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। इसके दो लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कहां पर कूलम का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो कूलम का लॉ का जो फर्स्ट आपका लिमिटेशन है दैट इज कि कूलम का लॉ सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ रेस्ट चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है। चार्ज विच आर इन मोशन उनके ऊपर ये लॉ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब कूलम का जो ये नियम है या जो ये बल का जो ये सूत्र है Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, ये सिर्फ स्थिर आवेशों पर लागू होता है। अगर आवेश गतिमान हो तो उस समय आप F का ये फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द चार्ज इज इन रेस्ट और इन स्टैटिक पोजीशंस। ओके, नंबर 2, जो ये कूलम का लॉ है ये कभी भी बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस में, मतलब अगर कोई चार्ज है, दो चार्ज, अगर वो बहुत ज्यादा दूर में है
तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर दो चार्जेस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, अगर ये 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर से ही कम हो जाए तो ये रूल एप्लीकेबल या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। उसका कारण ये है, अच्छा, बहुत ज्यादा दूर होने पर क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि बहुत ज्यादा दूर होने पर उनके फोर्सेस का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं रह जाता, तो ये रूल वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, और ये क्यों है तो आपको बता दें कि ये जो डिस्टेंस है 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, इससे कम डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स काम करता है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो जैसे ही ये डिस्टेंस -10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर से कम हो जाता है तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है, इसलिए वहां पर कूलम के जो ये फोर्स है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है। इसलिए इससे कम और बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने पर कूलम का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और बात, कूलम का जो ये रूल है या जो ये लॉ है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप याद रखेंगे यहां पर कि ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स को हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय बल होता है ये। और व्हाट डू वी मीन बाय द सेंट्रल फोर्स? तो सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और ये अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के अलोंग होगी। ओके, टुवर्ड्स ईच अदर। दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो उसी लाइन के अलोंग होता है जो उनको आपस में मिलाती है। ओके, अब अगर मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है Q1 और ये जो चार्ज है Q2, उसमें से Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप यहां पर वेक्टर रूल्स लगाएंगे। वेक्टर रूल्स के फिर आपको अकॉर्डिंग आपको रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उस फोर्स के डायरेक्शन में होगा जिस मतलब उस फोर्स का या ऐसा समझिए सरल शब्दों में कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन उस तरफ होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे लिमिटेशन और फोर्स के बारे में जानकारी जो हम देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, तो एग्जाम के अगर हम हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमको ये समझना है ये क्या चीज होता है। ओके, तो चलिए हम यहां पर दो कंडीशन लेते हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 में हमने लिया एक दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है d और ये जो चार्जेस हैं ये रखे हुए हैं एयर या वैक्यूम में। ओके, और सेम यही दो चार्जेस Q1 और Q2 जिनके बीच उतना ही डिस्टेंस है d, ये किसी अदर मीडियम में रखे हैं, इन एनी अदर मीडियम। अदर मीडियम का मतलब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है, चाहे वो कोई मेटल हो या वाटर हो, कोई भी दूसरा मीडियम हो, बस एयर और वैक्यूम नहीं है। उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। ओके, तो चलिए यहां पर जब ये दो चार्ज रखे हुए हैं एयर और वैक्यूम में, तो यहां पर इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, जो कि कूलम के हिसाब से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d²। ओके, ये लगा फोर्स कहां? एयर में या वैक्यूम में। यहां पर जो ये एप्सिलॉन नॉट है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, ये है एयर या वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता। अब ये एयर में है इसलिए हमने यहां पे इसको ये लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर जब ये किसी दूसरे मीडियम में है तो फोर्स तो इनके बीच में यहां पर भी लग रहा होगा, लेकिन क्या ये फोर्स उतना ही रहेगा जितना कि एयर में लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कहां लगता है? एयर और वैक्यूम में। अब जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है अब ये फोर्स जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा या ज्यादा वो डिपेंड करेगा उस मीडियम के ऊपर, तो फोर्स तो कम हो गया।
तो अब जो हमारा ये फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में ऐसी कौन सी चीज है जो बदलेगी? तो आप यहां पर देखिए, अगर हम दूसरे मीडियम में रख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम है तो वो तो बदलेगा नहीं Q1 Q2, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस भी बदलेगा नहीं। तो बचा क्या? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है एयर या वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो ये इस बार यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये एयर के लिए है, तो हम इसको यहां से हटा देंगे। तो अब हम यहां पे क्या प्लेस करेंगे? तो यहां पर हम प्लेस करेंगे उस मीडियम की परमिटिविटी जहां पर ये चार्जेस रखे हुए हैं। मान लेते हैं लेट द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज E, जैसे एप्सिलॉन नॉट एयर का है, उस मीडियम में कितना है? E। ओके, अब हम उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको करना क्या है? इक्वेशन नंबर 1 में 2 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2। अगर हम 1/2 करते हैं तो ये हो जाएगा f अपॉन f डैश लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। इसमें देखिए सारे जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, केवल यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब ये जो हमको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला है ये क्या है? तो ये एप्सिलॉन है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम जहां पे चार्जेस रखे हुए हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अब यही जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं के, और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इसको ही अपन कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है वो दो तरीके? पहला तरीका कि एयर और वैक्यूम में दो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है और किसी दूसरे मीडियम में उन्हीं दो चार्जेस के बीच उतने ही डिस्टेंस पे जो फोर्स लगता है उसका रेशियो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर किसी मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एयर और वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन शॉर्ट। ओके, तो ये दो तरीके हो गए आपको उसको समझने के लिए। मिटा दें इसको मैं। तो कुल मिला के अब अगर हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, और ये होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम, और फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस एट द सेम डिस्टेंस इन एनी अदर मीडियम, और या फिर E अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ओके, तो यहां से फिर हमको एक और फॉर्मूला मिल जाता है कि ये जो E होता है, अगर हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो E होता है एप्सिलॉन नॉट K। ओके, तो अब अगर हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम कूलम के लॉ को लिखना चाहते हैं तो हमारे पास किसी भी मीडियम के लिए अदर देन एयर और वैक्यूम, मतलब वायु या निर्वात को छोड़कर कोई भी दूसरा मीडियम हो तो वहां पर चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका हमको एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, तो लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यही होता है कूलम का लॉ। तो लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए है? केवल एयर और वैक्यूम के लिए। तो किसी भी दूसरे मीडियम के लिए हम इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे? E। ये E क्या होगा? एप्सिलॉन क्या होगा? उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसी की वैल्यू कितनी आई है? एप्सिलॉन नॉट K, तो हम यहां पर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट K। तो ये बन जाएगा हमारे पास कूलम के लॉ का जो फॉर्मूला है वो किसी भी मीडियम के लिए अदर देन एयर और वैक्यूम, और यहां पर K क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ये रहा हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला। ये अगर इस फॉर्मूले को हमको कब अप्लाई करना है? इफ मीडियम इज अदर देन एयर और वैक्यूम।
क्यूम, और जब भी ऐसा कोई मीडियम होगा तो आपको उसका के जो है बताया जाएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट या सेकंड पेज में आप देखेंगे तो आपको इस के की जो वैल्यू है अलग अलग मीडियम की वो दी हुई है। ओके, जैसे कि मेटल की इन्फिनिटी होती है, वाटर की 80 या 81 अप्रॉक्स दी होगी आपको, और बहुत सारे मीडियम्स का दिया होगा। तो आपको कुछ 4-5 जो मीडियम उसमें दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसको आप दिमाग में रख लेंगे। ओके, तो ये रहा जनरलाइज फॉर्मूला किसका, कूलम के लॉ का। आगे बढ़े, चलिए, तो कूलम ने अपना जो ये रूल दिया है वो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। फोर्स मतलब विद्युत बल के लिए, और विद्युत बल एक सदिश राशि है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कूलम के लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आर कैप इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। रेस्ट ऑफ दी जो क्वांटिटीज हैं K Q1 Q2 ये तो आपके क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसमें जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स है, तो ये उस लाइन के अलोंग लगता है जो दोनों चार्जेस को मिला रही है, तो ये उसी को डिनोट करता है। यहाँ पे आर कैप उसी डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ इस तरीके से। ओके, इसको भी नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला, अब हम लोग चैप्टर के, ये फर्स्ट फेज था जो कि खत्म हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर के फेज 2 में, जहां पर अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हम यहीं पे बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले एक वर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं, वो है टेस्ट चार्ज। बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम बार बार टेस्ट चार्ज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट चार्ज का? तो देखिए, टेस्ट चार्ज हम ऐसे चार्जेस को कहते हैं जिनकी खुद की जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो वो दूसरे चार्जेस के ऊपर अप्लाई करता है या लगाता है, वो नेग्लेजिबल होती है। मतलब अगर कोई ऐसा चार्ज है जिसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है फॉर द अदर चार्जेस, अगर हम उसको नेग्लेजिबल कंसिडर कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा टेस्ट चार्ज। ओके, कुछ थ्योरेटिकल चीजों को समझने के लिए हम टेस्ट चार्ज को इमेजिन करते हैं। ओके, तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है जो एक पॉइंट O पे प्लेस्ड है। ओके, तो ये जो चार्ज है इसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ जहां तक अपना फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज के ऊपर, उसी को बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और चार्ज है Q0, तो ये हमने बनाया वो एरिया जहां तक इस चार्ज का क्या लगेगा, फोर्स। तो अगर ये चार्ज इस बॉर्डर लाइन के बाहर है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यस, यहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जैसे इसको इस बॉर्डर लाइन के अंदर लेके आएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहां पर लाके प्लेस किया पॉइंट A पे, तो इस चार्ज का इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। ओके, इस चार्ज का इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, क्योंकि ये कहां है, इस लाइन के अंदर, और ये किसको बता रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो यहां पर फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो क्षेत्र जहां तक उसके इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट होगा, को हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके विद्युत बल का प्रभाव रहता है, को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और ये फील्ड इंटेंसिटी को हम कहते हैं क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इस चार्ज के चारों तरफ का वो हिस्सा जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कंडीशन यहां पर ली हुई है कि अगर हम किसी चार्ज को इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट A पे ले आए, तो इस चार्ज का इसके ऊपर क्या लगने लगेगा, फोर्स। मतलब ये जो चार्ज है वो इस चार्ज का क्या फील करने लगेगा, क्या एक्सपीरियंस करने लगेगा, फोर्स। तो ये जो चार्ज है वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा, उसी को बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको अगर हम एक बार इंग्लिश में डिफाइन करने तो क्या बोलेंगे कि व्हेनेवर अ टेस्ट चार्ज
देखिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज क्यों? क्योंकि उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तभी तो वो दूसरे का एक्सपीरियंस करेगा, अदरवाइज वो दूसरे के फील्ड में जाएगा तो अपना भी फोर्स सामने वाले के ऊपर लगाएगा। दैट इज व्हाई वी कंसीडर टेस्ट चार्ज। तो डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेनेवर अ टेस्ट चार्ज इज टेकन इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, then the amount of force felt by that test charge or experienced by that test charge is called field intensity on that particular point। मतलब इसको अगर हम यहां पर लेके आए हैं तो ये जितने बल का अनुभव करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर रखेंगे तो हो सकता है अलग फोर्स फील करेगा, तो यहां पर अगर हम इसको उठा के रख देते हैं तो यही चार्ज यहां पर जो फील करेगा फोर्स, वो यहां पर की इंटेंसिटी, यहां पर रखोगे तो यहां पर की इंटेंसिटी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग अलग हो, ओके। या ये भी हो सकता है कि किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह इंटेंसिटी सेम भी हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर और मीडियम और बहुत सी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो यहां से हमने दो चीजें सीखी, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो हिस्सा जहां तक उसके फोर्स का इफेक्ट रहेगा वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो वो जितने फोर्स को फील करेगा वो हो गया इंटेंसिटी। अब जो ये इंटेंसिटी होती है इसको अपन डिनोट करते हैं ई से, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर हम इसका जो डेफिनेशन अभी हमने जो आपको बताया उसके हिसाब से अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कौन होगा? चार्ज which is taken to electric field, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं उसको आप चार्ज का। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कहना चाहिए थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो है एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज। आप बोल सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज होता है इंटेंसिटी का कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला, और इसी से इसकी यूनिट भी निकाली जाती है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो एसआई यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अंतरराष्ट्रीय मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये रहा इंटेंसिटी का फॉर्मूला, लेकिन ये केवल कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला जो हम लोग प्रैक्टिकली या मैथमेटिकल क्वेश्चंस में ज्यादा अप्लाई करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि E का जो फॉर्मूला मिला है वो है F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। लेट कंसीडर दिस एट इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस कंडीशन को यहाँ पर थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि मान लेते हैं ये एक चार्ज है पॉइंट O पे, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पर एक दूसरा चार्ज ला रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है। और इस पॉइंट को हम मानते हैं A, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है D, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आए हैं तो यहां पर कूलम के इनवर्स स्क्वायर रूल के हिसाब से इन दोनों के बीच में अभी फोर्स लगेगा। भले इसका फोर्स हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, बट अगर ये कोई दूसरा चार्ज होता तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते? फोर्स लगाते। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम चलते हैं तो ये फोर्स जो इन दोनों के बीच लग रहा होगा वो कितना होगा? K क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर एक चार्ज है Q, दूसरा है क्यू नॉट, तो यही फॉर्मूला होगा। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इस F को यहां पर पुट करें तो यही E, अब ये वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्व करते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? K क्यू नॉट अपॉन डी स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या किए हैं हम? इस F की जो ये वैल्यू है इसको उठा के हमने यहां पे रखा है, तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? K क्यू अपॉन डी स्क्वायर। यस, तो यही है इसका ऑफिशियल फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है E इक्वल्स टू K क्यू अपॉन डी स्क्वायर, या फिर K की वैल्यू अगर आप यहां पे रखते हैं एयर और वैक्यूम मीडियम लेकर के तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ओके। ये वाला जो K है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K नहीं है ना, ये केवल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए K लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये K
1/4πε0 को पूरा डिनोट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला आपको, E = 1/4πε0 Q/d²। यही फॉर्मूला अब आपको याद रखना है आगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, इसमें और तो कुछ नहीं छूट रहा है। इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, ठीक है। हाँ, ये जो इंटेंसिटी है ये किसकी इंटेंसिटी हुई, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि अगर कोई चार्ज है जैसे Q, ये रहा उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब अगर आप किसी चार्ज को यहां पर लाके यहां पर रखे Q0 को, तो इस पॉइंट पे ये जो फॉर्मूला है वो इसकी इंटेंसिटी को बता रहा है, ठीक है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी किसकी है, उस चार्ज की जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूसरे चार्ज को लाए हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए ये भी हो गया आपका। तो अब जो हमारा अगला टास्क है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि अगला हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल। और जैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल आएगा उसके बाद फिर डाइपोल की इंटेंसिटी, फिर आपका गॉस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन। अब जो चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हैं वो थोड़े से लेंथी होंगे, ठीक है। तो यहां तक के टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप तो बना ही हुआ है, तो आप उसमें मुझे बताएं कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, या अगर हम थोड़ा सा तेज बोल गए हैं तो आप दोबारा, जब अगर आपको इसमें कोई कंप्लेन आती है तो अगले वीडियो में हम थोड़ा सा स्लो बोल देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर टॉपिक बताए हैं, इसके जो डेफिनेशंस हैं वो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो अभी आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें डेफिनेशन लिखने के लिए आप अपनी बुक का इस्तेमाल करें, ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप जरूर बताएं। अगली क्लास में हम कंप्लीटली डुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, हर एक चीज़ को हिंदी में भी बोलने का प्रयास करेंगे। और अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए घर में जाइए और पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, धन्यवाद।